ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। कहानी का उद्देश्य भूत प्रेत को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। कहानी को रोमांचक बनाने के लिए आवश्यक बदलाव किए गए हैं। कहानी के किसी पात्र की किसी से कोई समानता नहीं है। अगर कैसी भी कोई समानता होती है तो वह संयोग मात्र होगी। कमजोर दिल वाले इस कहानी को ना सुने और रात में तो बिल्कुल भी ना सुने। यहाँ इस कहानी में किसी की आप बीती को मैं अपने शब्दों में प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे साथ चलो। वर्षों से ये बातें हम सुनते आ रहे हैं। सच है तो झूठ भी है, काला है तो सफेद भी है, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है, रोशनी है तो अंधेरा भी है, इंसान है तो आत्माएं भी हैं और ईश्वर है तो भूत प्रेत भी है। किस्से कहानी बहुत सुने हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई ऐसा होगा जो इन किस्सों से बच पाया होगा। दुनिया में हर तरह के लोग मिल जाएंगे। किसी ने सिर्फ इनके किस्से सुने होंगे, कुछ ने इनको महसूस किया होगा, पर किसी ने यह सब कुछ एक बुरी हद तक झेला था। ये कहानी है नेहा की। 23 साल की शादीशुदा लड़डच की नेहा। रात का समय वो एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। सर्दियों का मौसम, रात के 11:40 गुजर गए थे। ठंड अपने पूरे चरम पर थी। कोहरे की वजह से आसपास का वातावरण बहुत ही भयावह हो रहा था। चारों ओर धुंध छाई हुई थी। छोटे से स्टेशन पर आधे से ज्यादा एरिया में अंधेरा पड्ढा हुआ था। बस एक लाइट लगी हुई थी जिसकी थोड़ी सी रोशनी पूरे स्टेशन पर प्रकाश करने का असफल सा प्रयास कर रही थी। नेहा स्टेशन पर अपनी मां के साथ बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसका मन नहीं था कि वो ट्रेन से जाए, वो भी इस ट्रेन से। उसकी जिंदगी से कुछ ऐसी घटना जुड़ी हुई थी कि उसका मन ट्रेन से जाने का नहीं करता था। पर 1 साल बाद वो अपने मायके जा रही थी। उसकी बदकिस्मती कहो या होनी, उसको ट्रेन से जाना था, वो भी उस ट्रेन से जिससे उसकी जिंदगी की कोई बहुत बुरी याद जुड़ी हुई थी, जिसके बारे में सोचने से भी उसको अंदर तक डर पैदा हो जाता था। वो उन बुरी यादों को बचपन के साथ ही दबा आई थी। उसको अंदाज भी नहीं था कि वक्त उसके साथ क्या खेल खेलने वाला है। उसने सोचा भी नहीं था ये यात्रा उसकी जिंदगी में उथल पुथल लाने वाली है। उसकी मजबूरी उसको इस स्टेशन पर ले आई थी, क्योंकि घर जाना भी जरूरी था। इतने दिन बाद जो मायके जाने का मौका आया था, किसी डर की वजह से वो इस मौके को नहीं गंवा सकती थी, क्योंकि जिस कारण से वो उस ट्रेन से नहीं जाना चाहती थी, उस बात को पूरे 10 साल हो चुके थे। अचानक बने कार्यक्रम के कारण ट्रेन से जाना उसकी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि उस समय किसी कारण से कुछ समय के लिए बसों का आवागमन बंद था। अंधेरे में डूबा हुआ स्टेशन, उस पर कोहरे की चादर, जिस कारण दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कोहरे की वजह से ट्रेन लेट चल रही थी। 9 बजे से इंतजार करते करते रात के 12 बजने वाले थे, पर ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। आसपास 2-4 सवारियां और भी बैठी थीं। वो सब भी ट्रेन का इंतजार करते करते नींद के झोंके ले रही थीं। एक युवक बेसब्री से बार बार पटरियों के करीब जाकर ट्रेन को देखने का प्रयास कर रहा था और प्लेटफॉर्म पर ही चक्कर काट रहा था, जैसे उसका वक्त ना कट रहा हो, जैसे ही ट्रेन आए और वो सवार हो जाए। ट्रेन का इंतजार करते करते जाने कब नेहा की झपकी लग गई, उसको पता भी नहीं चला। तभी अचानक से एक आवाज उसके कानों में गूंजी, एक फुसफुसाती हुई आवाज। किसी ने धीरे से कान में फुसफुसाया, मेरे साथ चलो। उसने नींद में ही अलसाते हुए अपना सर हिलाया। एक बार फिर से किसी ने उसके कान में हौले से कहा, नेहा मेरे साथ चलो। घबराकर एक झटके से उसकी आंख खुल गई। उसने हड्ड बद्धाकर देखा तो उसकी मां पास में ही बैठे बैठे खर्राटें भर रही थी। आसपास की और सवारियां भी ऐसे ही ट्रेन का इंतजार करते हुए अलसाई हुई पड़ी थी। नेहा को लगा उसने कोई सपना देखा है। उसने पानी की बोतल निकाली और थोड़ा सा पानी पीकर बोतल साइड में रख दी। एक बार फिर से सब सवारियों पर नजर डाली और फिर से आंख बंद करके सर को सीट पर टिकाकर बैठ गई। मुश्किल से 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए होंगे, फिर से उसके कानों में वही फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी, मेरे साथ चलो। इस बार उसकी आंख तुरंत खुल गई, क्योंकि इस बार वो नींद में नहीं थी,
उसके अंदर तक भय दौड़ ढह गया। हाथों के रोंगटे खड्डे हो गए। उसने तुरंत अपने पीछे मुद्दा कर देखा तो दीवार के अलावा कुछ भी नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, इतनी तेज कि उसको खुद की धड़कनें सुनाई देने लगी। उसने मां की तरफ देखा तो वो अब भी घोड़े बेचकर सो रही थी। उसने अपनी सांसों को संयंत्र किया और हिम्मत करके उठकर देखा तो आसपास कोई भी नहीं था। स्टेशन की टिकट खिड़की की थोड़ी दूर बनी ही थी, जिसमें हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही थी। उसने प्लेटफॉर्म के दोनों साइड देखा, उसको कुछ भी नजर नहीं आया। अचानक से आसमान में बिजली कड़की। उसकी नजर ट्रेन की पटरी पर गई। उसको लगा वहां पटरियों के बीच कोई साया खद्दा हुआ है। कम रोशनी और कोहरे की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था। हल्की हल्की बूंदें आने लगी थीं। अचानक से एक बार फिर से तेज बिजली कड़की। उस रोशनी में उसने ध्यान से जो देखा तो भय से उसकी आंखें फैल गईं। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसकी भय मिश्रित चीख निकल गई। अचानक से एक बार फिर से तेज बिजली कड़की। उस रोशनी में उसने ध्यान से जो देखा तो भय से उसकी आंखें फैल गईं। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसकी भय मिश्रित चीख निकल गई। मैडम, मरने का इरादा है क्या? लड़के ने व्यंग में कहा। हुआ ये कि नेहा का पूरा ध्यान अपने सीधे हाथ की तरफ रेल की पटरियों पर था। अचानक तेजी से एक मालगाड़ी उस पटरी पर उसके बाएं हाथ की तरफ से आई और सन्नाटे को चीरते हुए दौड़ती हुई चली गई। अगर वो युवक उसको ध्यान न दिलाता तो संभव था कि वो ट्रेन की रफ्तार की झोंके में चली जाती। उसको खुद पर यकीन नहीं हुआ वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। पर अब भी उसका ध्यान उन रेल की पटरियों की तरफ ही था, जिन पटरियों पर उसने कुछ देर पहले कोई अजीब साया देखा था। उस युवक ने नेहा से पूछा, आप ठीक तो है ना? नेहा ने बदहवासी में जवाब दिया, है? हाँ, मैं ठीक हूं। तुमने वो देखा? उधर पटरियों पर कोई था। नेहा ने घबराते हुए पटरी की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में दहशत साफ झलक रही थी। युवक ने पटरियों की तरफ ध्यान से देखा, फिर नेहा की ओर देखकर बोला, मैडम, वहां कुछ भी नहीं है। शायद आपको कोई भ्रम हुआ है। अंधेरे में कोहरे की वजह से आपकी आंखों को कोई भ्रम हो गया है। लगता है आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए, वहां उस कुर्सी पर बैठ जाइए। नेहा को उस युवक की बात पे गुस्सा आया, पर वो चुप रही। जैसे ही वो दोनों वापस जाने के लिए पलटे, तभी पटरियों पर किसी के चलने की आवाज हुई, जिसको सुनकर नेहा सतर्क होकर वापस पलटी। साथ में वो युवक भी पलटा। देखा तो पटरियों पर अंधेरे में चमकती दो आंखें उनकी तरफ देख रही थीं। फिर म्याऊं की आवाज के साथ ही वो दो आंखें पास में बने खेत की तरफ भाग गई। एक बार को युवक को भी डर लग गया था। अपने डर को छुपाते हुए हंसते हुए बोला, बिल्ली थी, देख लिया ना आपने? अब आप प्लीज आप यहां खड्डेढ़ी मत रहिए। वो दोनों शेड के नीचे जाने लगे। नेहा का मन नहीं माना। उसने न चाहते हुए भी अचानक पीछे पलट कर देखा। उसकी नजर वहां गई तो वहां अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं था। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। अगर अंधेरे में भ्रम हो रहा है तो वो आवाज तो भ्रम नहीं हो सकती। एक नहीं 2 बार सुनी थी। हो सकता है थकान की वजह से यह सब हो रहा हो। वैसे वो काफी निडर लड़की थी, पर रात के 12 बजे अचानक से यह सब हो रहा था तो किसी को भी डर लग सकता था। नेहा कुछ देर सोचती हुई बैठी रही। अब उसको शक होने लगा, कहीं यही युवक तो नहीं था जो ट्रेन देखने के लिए पटरी पर उतर गया हो। वैसे भी काफी देर से व्यथित लग रहा था और प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करने में लगा हुआ था। फिर नेहा ने अपनी ऐसी सोच विराम देते हुए कहा, वो युवक कहां से होगा? वो तो मेरे पीछे आकर खड्डी सा था। कहीं वो ही तो कोई भूत कोई नहीं जो झट से पटरी से आकर प्लेटफॉर्म पर आकर खड्डा हो गया था। या फिर मुझे अकेला देखकर कोई घटिया सा मजाक कर दिया हो। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग खराब हो रहा था कि क्यों इतनी रात को वो ट्रेन से जा रही है। उसकी मां को जल्दी नहीं होती तो अगले दिन सुबह निकल जाते। नेहा ने सवारियों पर नजर डाली तो अब भी कुछ लोग खर्राटे भर रहे थे और कुछ ठंड में सिकुड़ाकर ऐसे बैठे थे। पता ही नहीं लग पा रहा था कि सामान रखा है या इंसान है। यह देखकर उसको हल्की हंसी सी आ गई और खुद को मन ही मन समझाते हुए बोली, ऐसे ही भ्रम हो गया होगा, जैसे ये इंसान कपड़ों की गठरी लग रहा था। उसने गर्दन घुमाकर उस युवक को देखने की कोशिश की
तो वो युवक वहां नहीं था। कुर्सी पर उसका सामान रखा हुआ था। नेहा का माथा ठनक गया। या तो ये सच में कोई भूत है या इसके पैर में कोई चक्री है जो एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता। तभी स्टेशन के इकलौते लाउडस्पीकर पर घर घर आती हुई आवाज में ट्रेन के आगमन का अनाउंसमेंट हुआ। तभी उसने देखा कि एक साया अंधेरे में भागते हुए उसी ओर आ रहा है। जब वो साया रोशनी में आया तो नेहा ने देखा वो वही युवक था। भागता हुआ आया और जोर से बोला, सब लोग उठ जाओ, ट्रेन आने वाली है। उसको अचानक से भागते हुए आया देख नेहा एक बार को घबरा गई थी। उसकी नजरें नेहा से मिली तो नेहा ने नजर फेर ली, जैसे उसको देखा ही नहीं, और मां को नींद से जगाने लगी। मां अलसाकर उठी जैसे नींद पूरी कर ली हो। ट्रेन आ गई। उवासी लेते हुए बोली, कितने बज गए? नेहा कुछ जवाब देती, उससे पहले ही पास खड़ी ढा युवक बोला, 8 ही 12:15 बज गए। नेहा ने घूर कर उस युवक को देखा तो वो सकपका गया और झेंप कर अपना सामान लेकर प्लेटफॉर्म की ओर चल दिया। नेहा ने मन ही मन सोचा, आजकल के लड़े के भी ना जान क्या बचा दी, चेप ही हुआ जा रहा है। तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। सभी सवारियां अपना अपना सामान लेकर अपने अपने कंपार्टमेंट की ओर भाग रहे थे। अंधेरे और ट्रेन में चढ़ने की भागदौड़ी ऐच में वो युवक भी कहीं गुम हो गया। नेहा भी अपना सामान लेकर मां के साथ अपने कंपार्टमेंट में चढ़ गई। अपनी सीट संभालकर सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन ने सीटी दी और चलना शुरू कर दिया। नेहा के न जाने क्या मन में आया, वो ट्रेन के दरवाजे पर पहुंच गई और पीछे छूटते हुए स्टेशन को देखने लगी। उसने देखा कि अंधेरे में कोई हाथ हिला रहा है। उसको लगा कि वो उसको ही देख रहा है। उसने ध्यान से देखने की कोशिश की तो सिर्फ एक साया सा नजर आया। फिर अचानक से वो साया चलती हुई ट्रेन में चरच गया। ये देखकर नेहा की धड़कनें बढ़ गई थीं। वो गेट से अंदर आकर गहरी गहरी सांसें भरने लगी और फिर टॉयलेट में चली गई। वहां से जब वापस आई तो देखा कि पास वाली सीट पर वो युवक बैठा हुआ था। नेहा का मूड खराब हो गया। उसको देखकर उसकी सीट भी वहीं थी। वो आंटी से बात कर रहा था। नेहा ने अपना चादर लिया और अपनी नीचे वाली सीट पर आंख बंद करके लेट गई। पास वाली सीट पर उसकी मां लेट गई। उसकी मां ने कहा, तू सो जा, थक गई होगी। मेरी नींद तो स्टेशन पर ही पूरी हो गई, अब मुझे कहां नींद आएगी। प्रत्युत्तर में नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो युवक भी सामने वाली नीचे की सीट पर लेट गया। ट्रेन अपनी गति से दौड़ी चली जा रही थी। नेहा की भी बहुत थकान हो गई थी तो वो आंख बंद करके अपने बचपन की यादों को ताजा करने लगी। अपने बहन भाइयों में वो सबसे छोटी थी। उसके हम उम्र थे उसके चाचा के बच्चे। उनके साथ खेलना कूदना मस्ती करना। वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। चाची भी उसको कितना प्यार करती थी। चाचा तो उस पर जान छिड़कते थे। सब कुछ कितना अच्छा था। सोचते सोचते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कितना सब कुछ अच्छा था। वक्त भी क्या क्या रंग दिखाता है। सोचते सोचते उसके चेहरे पर उदासी छा गई। ट्रेन चली जा रही थी। ट्रेन की स्पीड अचानक तेज हो गई। ट्रेन बीच के स्टेशनों को छोड़ती हुई बहुत तेज गति से आगे बढ़ने लगी। फिर अचानक से ट्रेन एक बहुत तेज झटके से रुक गई। चारों ओर अंधेरा था। कोई स्टेशन भी नजर नहीं आ रहा था। फिर क्यों ट्रेन रुक गई? नेहा उठी और देखा तो सभी चादर तान कर गहरी नींद में सो रहे थे। नेहा यंत्रवत सी उठी और ट्रेन के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। उसने वापस ट्रेन के डिब्बे के अंदर देखा तो अंधेरा पड्डा हुआ था। एकदम शांति थी पूरे डिब्बे में। उसको ना जाने क्या सूझी। वो ट्रेन से उतरकर नीचे देखने लगी। नीचे उतरकर उसने देखा चारों ओर बस अंधेरा पसरा हुआ था। एक अजीब सा सन्नाटा गहराया हुआ था। नेहा यंत्रवत सी ऐसे चली जा रही थी जैसे किसी ने उसको हिप्नोटाइज कर दिया हो। थोड़ा सा आगे जाकर नेहा ने देखा कि एक जगह भीड़ लगी हुई थी। कोई इंसान ट्रेन से कटकर मर गया था। उसकी डेड बॉडी को लोगों की भीड़ ने घेर रखा था। नेहा ने देखा तो वहां भीड़ में एक साया सबसे पीछे खड़ा हुआ था, जिसको देखकर नेहा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। इस बार उसने इस साये को अच्छी तरह से देख और पहचान लिया था। उसके मुंह से निकला, यह कैसे संभव है? सोचकर ही शरीर में झुरझुरी सी फैल गई। तभी उस साये ने हाथ हिलाकर नेहा की ओर इशारा किया। उसने आवाज लगाई, नेहा मेरे साथ चलो। नेहा का ध्यान जैसे ही टूटा उसने देखा
वहां एक पीले रंग का बोर्ड लगा हुआ था। उस पर स्टेशन का नाम लिखा हुआ था। स्टेशन का नाम PRH कर नेहा के होश उड़े DH गए। उसने वापस ट्रेन में जाने में ही अपनी भलाई समझी। वो वापस ट्रेन के दरवाजे की ओर जाने लगी। वो आवाज अब भी नेहा को बुला रही थी, पर नेहा जल्द से जल्द ट्रेन के दरवाजे पर पहुंचकर ट्रेन में चढ़ना चाहती थी। तभी अचानक से वातावरण में ट्रेन के पहिए हिलने की आवाज गूंजी और ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। और आश्चर्यजनक तरीके से ट्रेन एकदम तेजी से भागने लगी। ट्रेन के डिब्बे नेहा की आंखों के सामने से गुजर रहे थे और नेहा ट्रेन में चढ़ने की असफल कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से वातावरण में ट्रेन के पहिए हिलने की आवाज गूंजी और ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। और आश्चर्यजनक तरीके से ट्रेन एकदम तेजी से भागने लगी। ट्रेन के डिब्बे नेहा की आंखों के सामने से गुजर रहे थे और नेहा ट्रेन में चढ़ने की असफल कोशिश कर रही थी। फिर से आवाज गूंजी, नेहा मेरे साथ चलो। उस युवक की नींद अचानक से खुल गई। उसने लेटे लेटे ही उबासी ली और फिर उठकर बैठ गया। और ट्रेन के कंपार्टमेंट में नजर डाली तो सभी ने अपने अपने कंपार्टमेंट की लाइट बंद कर रखी थी। पूरा कंपार्टमेंट अंधेरे में डूबा हुआ था। बस टॉयलेट के पास की लाइट जल रही थी। सवारियां चादरों से ऐसे ढकी हुई थीं जैसे लाशें लेटी हों। ये ख्याल मन में आते ही उसको झुरझुरी सी छूट गई। वो उठा और टॉयलेट की ओर जाने लगा। मन में आया तो आंटी और नेहा की तरफ नजर मारी तो चादर से ढकी हुई सीट और अंधेरा कुछ स्पष्ट नजर नहीं आया। वो मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुराता हुआ टॉयलेट में घुस गया और सिगरेट पीने लगा। वहां से बाहर आकर वॉश बेसिन पर हाथ और मुंह धोकर जैसे ही दरवाजे की तरफ गया, जो उसने देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। चलती हुई ट्रेन के दरवाजे पर नेहा ने दोनों हाथों से लटक रही थी। उसका मुंह ट्रेन के अंदर की तरफ था और पैर दरवाजे की देहरी पर टिके हुए थे। वो बेसुध सी बाहर की ओर ऐसे लटक रही थी जैसे झूला झूल रही हो। उस युवक ने नेहा को तुरंत अंदर खींचा। ओ मैडम, दिमाग खिसक गया है क्या? और कोई जगह नहीं मिली क्या स्टंट करने को? नेहा पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो वहां से ऐसे चल दी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो और डिब्बे के अंदर चली गई। उस युवक के होश फाख्ता हो गए थे। ये चक्कर क्या है? उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जब से उससे टकराई है तब से कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही थी। कहीं कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है। फिर कुछ सोचकर उस युवक की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वो अपनी सीट पर जाकर लेट गया। तभी ढप की आवाज के साथ ट्रेन का वही दरवाजा अपने आप से बंद हो गया। पूरी रात ट्रेन अपने वेग से चलती रही और सुबह 7 बजे एक स्टेशन पर जाकर रुकी। अधिकतर सवारियां उठ चुकी थीं। कुछ लोग अभी तक अलसा रहे थे। कुछ फ्रेश होने के लिए टॉयलेट के अंदर थे तो कुछ बाहर खाड़ी डीडी होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वो युवक भी उठा। उसने हाथ की घड्डी में समय देखा, अलसाया और सीट पर बैठ गया। आंटी की तरफ नजर डाली तो वो बैठी हुई थी। नेहा अब भी सो रही थी। उसने आंटी को देखकर गुड मॉर्निंग के भाव में हल्के से मुस्कुराया। प्रत्युत्तर में आंटी ने भी मुस्कुराहट दे दी। वो उठा और टॉयलेट की तरफ फ्रेश होने चल दिया। देखा तो दरवाजा बंद था और स्टेशन का प्लेटफॉर्म उसी साइड था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर काफी कोशिश के बाद भी दरवाजा नहीं खुला, जैसे बरसों से नहीं खुला हो। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? रात में तो खुला हुआ था। फिर उसको याद आया कि जोर से दरवाजा बंद हुआ था। उसने सोचा हो सकता है हवा की वजह से जोर से बंद हो गया और जाम हो गया हो। वो टॉयलेट चला गया और जब फ्रेश होकर वापस आया तो देखा नेहा अपनी सीट पर नहीं थी। चाय वाला चाय चाय चिल्लाकर गुजर रहा था। उसने इशारे से रोका और 2 कप चाय लेकर उसको विदा कर दिया और आंटी को चाय ऑफर कर दी। आंटी इनकार ना कर सकी। दोनों बैठकर चाय पी रहे थे तो उसने कहा, आंटी मेरा नाम मनोज है। आप अगर गलत ना समझे तो मैं आपसे आपकी बेटी के बारे में कुछ बात पूछ सकता हूँ। ये सवाल सुनकर आंटी थोड़ा सकते में आ गई और थोड़ा सख्त होकर बोली, क्यों, क्या हुआ, क्या पूछना है? मनोज उनके बदले लहजे को देखकर थोड़ा सकपका गया और थोड़ा झिझकते हुए बोला, आंटी आपकी बेटी को नींद में चलने की बीमारी है क्या? आंटी ने ऐसे गुस्से से देखा जैसे उसने कोई आरोप लगा दिया हो। तुमने ऐसा क्यों पूछा? उस युवक ने झिझकते हुए
रात की गेट पर लटकने की घटना आंटी को बता दी। आंटी बोली, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं तो पूरी रात जागती रही हूं और ये पूरी रात यहीं मेरे सामने सोती रही है। हाँ, शायद तुम जरूर अपनी सीट से उठकर रात में गए थे। हाँ आंटी, तभी की बात है, मेरे जाने के बाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगता है तुमने कोई सपना देखा है। इंसान किसी के बारे में ज्यादा सोच लेता है तो उसको उलूल जुलूल सपने आने लगते हैं। वो आंटी को स्टेशन वाली घटना भी बताना चाहता था, पर आंटी की बात सुनकर मनोज झेंप गया और वहां से उठकर अपनी सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर में नेहा अपनी सीट पर आकर बैठ गई। मनोज ने एक सरसरी निगाह नेहा पर डाली और फिर अपना सामान लेकर डिब्बे के आगे वाले गेट पर चला गया, जहां से वो अपने गंतव्य स्टेशन पर उतर सके। आंटी ने ट्रेन में नेहा से इस बारे में बात करना सही नहीं समझा। लगभग 1 घंटे बाद ट्रेन उनके गंतव्य स्टेशन पर पहुंच गई। बर्थडे भैया स्टेशन लेने आए थे। दोनों उनके साथ घर पर पहुंच गई। हालांकि उसका शरीर दर्द कर रहा था, पर घर पहुंचने की खुशी में नेहा सब बातें भूल गई। सबसे मुलाकात कर रही थी। नहाकर चाय नाश्ते करने के बाद वो थोड़ा आराम करने लगी। फिर ऐसा सोई कि शाम की चाय पर ही आंख खुली। क्या हुआ नेहा, थक गई क्या जो घोड़े बेचकर सो गई? भैया ने पूछा। हाँ, पता नहीं भैया, क्यों पूरा शरीर दर्द कर रहा था। पैर भी बहुत दर्द कर रहे थे, जैसे दौड़ लगाई हो। नेहा ने कुछ सोचते हुए बोला। पूरी रात तो खर्राटे भरती हुई आई है, माँ ने छेड़ते हुए कहा। नेहा ने बुरा सा मुंह बना दिया तो सभी हंसने लगे। फिर शाम की चाय के बाद नेहा और आर्यमा छत पर टहलने चले गए। बहुत दिनों बाद उसको अपनी उस छत पर बहुत अच्छा लग रहा था। वो छत पर डूबते हुए सूरज को एकटक देख रही थी। तभी माँ ने टोका, कहाँ खो गई नेहा? नेहा माँ की ओर देखकर बोली, माँ, कितना अच्छा लगता था ना बचपन। इस छत पर कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। हम सब यहीं खेला करते थे। वो टाइम ही अलग था। पिंकी, विक्रम, रोहित सब थे। कितना मजा आता था। अब पता नहीं कहाँ होंगे सब। तेरे चाचा के जाने के बाद तो तेरी चाची ने सबसे नाता ही तोड़ डालिया, जैसे कोई मतलब ही नहीं हो हमसे। ना आता ना पता। यहां तक तेरी शादी तक मैं नहीं आई। हमारा पता तो आज तक वही है। चाहती तो मिलने आ सकती थी, माँ ने गुस्से में रूठते हुए कहा। नेहा ने माँ का हाथ पकड़ डाकर कहा, वो टूट गई थी। चाचा के जाने के बाद शायद इसलिए उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया। नेहा की आंखों में जो उदासी थी वो माँ ने पढ़ ली। सब बच्चों में सबसे छोटी थी नेहा, सबकी लाडली। और क्योंकि चाचा उस पर जान छिड़कते थे, इसीलिए उसको सबसे गहरा सदमा लगा था। क्यों चाचा, क्यों ऐसा क्यों किया आपने? नेहा मन ही मन सोच रही थी। माँ ने देखा, अंधेरा हो चुका था। सर्दी बढ़ने लगी थी। सर्दियों के दिनों में सूरज भी जल्दी छुप जाता है। वो दोनों नीचे आंगन में आ गई और बैठ गई। भैया भाभी को लेकर बाजार चले गए थे। तभी नेहा की माँ को ध्यान आया कि वो ट्रेन वाला युवक नेहा के बारे में कुछ कह रहा था। माँ ने नेहा से कहा, बेटी, एक बात बताना तो भूल गई। वो ट्रेन में जो लड़का मिला था ना, वो तुम्हारे बारे में न जाने क्या अजीब बात बोल रहा था कि आंटी आपकी लड़ेज की क्या नींद में चलती है। माँ ने गेट पर लटकने वाली बात नेहा को बता दी और फिर तुरंत बोली, मैंने भी सुना दिया बेटा, सपना देख रहे होंगे। आजकल के लड़ेज के भी ना थोड़ा प्यार से बात कर लो तो बस चिपकने लग जाते हैं। नेहा की माँ बस अपनी धुन में बोली जा रही थी। नेहा ने सपना शब्द सुना तो उसको कुछ ध्यान आया और बोली, माँ की कल रात ट्रेन में एक बहुत ही भयानक सपना आया। नेहा ने पूरा सपना माँ को सुना दिया। माँ ने सुना तो वो थोड़ी असहज हो गई। और हाँ माँ, मुझे ट्रेन पर चढ़ते वक्त उस स्टेशन पर भी अजीब अनुभव हुए। नेहा ने उस बारे में भी सब कुछ बता दिया। माँ ने कुछ सोचा और बोली, जो स्टेशन तूने सपने में देखा वो है तो इसी रास्ते में, पर वहां यह ट्रेन रुकती नहीं है। हो सकता है तू ज्यादा सोचती है, इसलिए तुझे सपना आया हो। बेटी, उस घटना को 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब अचानक से तुझे वो स्टेशन सपने में दिखना, हो सकता है तेरे उस बारे में ज्यादा सोचने की वजह से ऐसा हुआ हो। कहने को तो माँ कह गई, मगर उसके मन में भी कहीं ना कहीं किसी कोने में एक भय बैठ गया था। अब उसको भी कहीं ना कहीं उस ट्रेन वाले युवक की बातें सच लगने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो युवक सच कह रहा हो सकता है मुझको झपकी लग गई हो।
और उस समय ये घटना हुई हो। अब वो मन ही मन सारी घटनाओं को आपस में जोड़ने लगी। सारी घटनाएं लगभग आसपास के समय ही घटित हुई थी। और जो कुछ नेहा ने सपने में देखा था वो सब कुछ था तो सही, जबकि आज तक नेहा उस जगह गई नहीं थी। उसने सिर्फ जगह का नाम और वहां हुई घटना के बारे में सुना था। और नेहा के अनुसार उसने ये सब सपने में देखा है, और उस युवक के अनुसार उसने नेहा को लटकते हुए सच में देखा है। हो सकता है ये घटना सच में घटित हुई हो और नेहा को लगा हो ये सब सपना है। उसका अवचेतन मन उस जगह गया हो या वो खुद ही गई हो। और नेहा को ट्रेन पर चढ़ते वक्त उस स्टेशन पर भी अजीब अनुभव हुए। जो कुछ भी हो, कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ तो अजीब हुआ है। नेहा माँ को सोचता देख टोकती तभी घर की डोरबेल बजी। उसने सोचा कि भैया भाभी बाजार से आ गए होंगे। तू बहुत ज्यादा सोचती है ना, इसलिए तुझे ऐसा सपना आया, इस दिमाग को आराम दे, कहकर माँ घर में अंदर चली गई। नेहा कहकर दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे पर कोई नहीं था। शायद कोई बच्चा बैल बजाकर भाग गया। ये बच्चे भी ना कितने शरारती होते हैं, सोचकर नेहा गेट बंद करने को हुई। तभी दोनों दरवाजों के बीच में से एक काली बिल्ली अंदर घुसी और म्याऊं करते हुए घर के जीने से छत पर भाग गई। नेहा को समझ ही नहीं आया कि ये अचानक क्या हुआ। वो डर के मारे चीखती हुई अंदर को भागी, मम्मी, बिल्ली। माँ ने उसका चेहरा देखा तो उनको हंसी आ गई। इतनी बड़ी हो गई, तू आज भी बिल्लियों से डरती है। तभी तेरे चाचा तुझे खूब चिढ़ाते थे। नेहा, बिल्ली आई और उनको बिल्लियां बहुत पसंद भी थीं। नेहा जोश में बोली और फिर उदास सी हो गई। माँ कुछ काम करने लगी तो नेहा वहां से आंगन में आकर बैठ गई। तभी भैया भाभी घर में आ गए और भैया बोले, वाह गेट खुला ही छोड़ नहीं दिया। नेहा बोली, अभी किसी ने बैल बजाई, मुझे लगा आप लोग हैं। दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, शायद कोई बच्चा बजाकर भाग गया होगा। नेहा बिल्ली वाली बात को छुपा गई। उसको लगा कहीं उसकी मजाक ना बने। फिर गेट बंद करना ही भूल गई। भैया बोले, यहाँ आसपास कोई ऐसा शैतान बच्चा नहीं रहता जो तुम्हें वैल बजाकर परेशान करे। मेरी प्यारी बहना, अब बहाने मत बनाओ, अब सच भी मान लो कि तुम गेट लगाना भूल गई, कहकर हंसते हुए नेहा को छेड़ने लगे। नेहा, मम्मी देख लो, भैया नहीं मान रहे हैं, बोलकर वहां से मुंह बनाकर चली गई। भाभी भैया को डांटते हुए बोली, आप भी ना कुछ भी, अब उनकी शादी हो गई है। भैया तुनक्कर बोले, तो क्या हुआ, कितनी भी बड्डी हो जाए, रहेगी मेरे लिए तो बच्ची ही। तुम जानो और तुम्हारी बहन जाने, कहकर भाभी अपने काम में लग गई। वो दो आंखें सभी पर नजर रखी हुई थीं, पर सब इस बात से अनजान थे। सभी लोग रात का खाना खा रहे थे। खाना खाकर फ्री हुए तभी नेहा की ससुराल से फोन आ गया कि उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं है। नेहा का चेहरा उतर गया कि आए हुए एक दिन नहीं हुआ और फिर से वापस जाना पड़ेगा। नेहा खाना खाकर जैसे ही रूम में जा रही थी, उसकी नजर जीने की सिड्डी पर पड़ी तो अंधेरे में उसको वो दो आंखें चमकती हुई नजर आई। कौन है वहां? नेहा की आवाज सुनकर म्याऊं की आवाज के साथ ही वहां से वो दोनों आंखें गायब हो गईं। ये बिल्ली भी ना रात में भी चैन नहीं है। नेहा अपने कमरे में सोने चली गई। नेहा का ससुराल वाला घर, रात का समय है। नेहा सब काम से निपटकर अपने कमरे में जा रही है। तभी उसने देखा गैलरी के पास वाले कमरे में कोई सफेद चादर ओढ़ कर सिंगल बेड पर लेटा हुआ है। नेहा ने सोचा, इस कमरे में तो कभी कोई सोता नहीं, ये कमरा तो मेहमानों का है। चारों तरफ अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। वहां की दीवारों पर लगी सभी देवी देवताओं की तस्वीरें उल्टी लगी हुई थीं। सभी के चेहरे दीवार की तरफ थे। ये देखकर नेहा को बहुत ही अजीब लगा। नेहा धीरे से उस पलंग के पास पहुंची। उसने देखा वहां तो कोई सफेद चादर ओढ़ कर लेटा हुआ था। नेहा ने आवाज दी, कौन है? यहाँ कौन लेटा है? तभी अजीब तरह से चादर खिसकता चला गया और चेहरे से चादर हट गया। उसकी शक्ल देखते ही नेहा की आंखें फैलती चली गईं, जैसे उसने कोई असंभव सी चीज देख ली हो। तभी अजीब तरह से चादर खिसकता चला गया और चेहरे से चादर हट गया। उसकी शक्ल देखते ही नेहा की आंखें फैलती चली गईं, जैसे उसने कोई असंभव सी चीज देख ली हो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नेहा ने अचंभित होकर कहा।
मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगा। उस साय ने मुस्कुराकर कहा, आप क्यों रहोगे हमारे साथ? ये तो हमारा घर है। आप अपने घर जाओ। आप मेरी ससुराल में कैसे रह सकते हो? नेहा ने बहस करते हुए कहा, क्यों नहीं रह सकते? कौन रोकेगा मुझे? तुम्हारा ये भगवान? कहकर वो हंसने लगे और दीवार पर लगी भगवान की एक तस्वीर को निकालकर हवा में फेंक दिया और हंसते हुए बाहर निकल गए। कुछ नहीं बोल पाई नेहा, उनको देखती रह गई। नेहा ने गिरी हुई तस्वीर को उठाया और टंगी हुई तस्वीरों को सीधा किया। ये क्या? नेहा देखकर भौचक्की रह गई। एकदम से सारी तस्वीरें फिर से अपने आप पलट गई और कमरे में लगी ट्यूबलाइट बार बार जलने बुझने लगी, जैसे वोल्टेज में परिवर्तन हो रहा हो। फिर से वही आवाज आई, नेहा मेरे साथ चलो। मुझे नहीं जाना आपके साथ, और आप यहां नहीं रह सकते। ये हमारा घर है, जाओ आप यहां से। नेहा को अब की बार गुस्सा आ गया। उसने कहा, रुको, मैं अभी मम्मी जी से कहती हूँ। वातावरण में अचानक से जोर की हंसी गूंजी और एक काले रंग की बिल्ली नेहा को घूरते हुए निकल गई। ट्यूबलाइट जल गई थी और कमरे में प्रकाश हो गया था। नेहा वहां से भागी और चिल्लाई, मम्मी जी! क्या हुआ? क्यों नींद में बद्धा रही है? उठ जा, अब चाय पी ले। नेहा ने आंख खोली तो देखा वो तो अपने मायके में थी। पास में ही बैठी उसकी माँ उसका सर सहला रही थी। भैया बोले, इसे सपने में भी चैन नहीं है, उसमें भी शिकायत लगाने में लगी है। नेहा को समझ आया वो सपना देख रही थी। हद ही है, सपने में ही ससुराल पहुंच गई। फिर उसने ब्रश किया और चाय पीते पीते याद करने लगी कि उसने सपने में क्या देखा था। जैसे जैसे उसको याद आता गया उसकी आंखें फैलती चली गईं। चाय खत्म करते ही उसने माँ को आवाज लगाई, मम्मी! मम्मी पूजा करके आंगन में ही आ रही थी। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? माँ ने पूछा। वो आपको कुछ बताना था, नेहा ने सहमते हुए कहा। मैंने एक अजीब सपना देखा। वो मेरे सपने में आए थे, कह रहे थे अब मैं तेरे साथ ही रहूंगा। अरे कौन? माँ ने झुंझलाहट में पूछा। नेहा पूरा सपना माँ को सुनाती चली गई। माँ की आंख फैलती चली गई। ये हो क्या रहा है तेरे साथ? और तेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मना किया था तुझे ज्यादा मत सोचना। खैर अब जाकर नहा ले। माँ ने बात को बदलने के लिए नेहा से कहा, पर मन ही मन वो भी डर गई थी। किसी बात को 10 साल बीत चुके हैं और अचानक से ये सब अजीब घटनाएं, अजीब सपने कुछ तो संकेत दे रहे थे कि भविष्य में कुछ तो अजीब घटने वाला है। नेहा वहां से चली गई और बाथरूम में पूरे समय बस इसी बारे में सोचती रही कि ये सब अजीब मेरे साथ क्यों हो रहा है। कहीं मेरे ससुराल में तो कोई आफत नहीं आने वाली, और ये सब अचानक से क्यों हो रहा है? इन सब से मेरा क्या लेना देना? एक सपना आता तो मान भी लेती, पर बार बार अजीब सी चीजें होना, कुछ तो अजीब है इन सब के पीछे। पर इतने साल बाद कुछ तो बुरा होने वाला है, सोचकर नेहा सहम गई। दोपहर के खाने के वक्त सब साथ बैठे थे तो नेहा बोली, भैया मेरा कल सुबह का टिकट करवा दो। भैया बोले, अभी तो आई है, 2-4 दिन रुक कर चले जाना। नहीं, वहां मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सही समय पर पहुंच जाना ही अच्छा है। नेहा ने कुछ सोचते हुए कहा, और हाँ, बस से करवाना, ट्रेन मुझे सूट नहीं करती है। माँ उसके चेहरे पर आ रहे उतार चढ़ाव को देख रही थी। अगले दिन सुबह 4 बजे की बस से नेहा और भैया चले गए। घर पर माँ और भाभी अकेले थे, इसलिए भैया दोपहर की बस से वापस चले गए। सास की तबीयत पहले से ठीक थी। नेहा अपने घर के काम निपटाकर सास के पास बैठी। सास ने सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी इतनी जल्दी क्यों आ गई? नेहा ने अपनेपन से जवाब दिया और कहा, माँ मुझे आप लोगों की चिंता हो रही थी। एक तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, ऊपर से मुझे अजीब सा सपना आया। वो सब बात सास को सारी बात बताना चाहती थी, पर सास ने उसकी बात को टाल दिया और बोली, मस्त रहा कर, ज्यादा सोचा मत कर। नेहा के मन की बात मन में ही रह गई। वो न चाहकर भी चुप हो गई और बात आई गई हो गई। अगला दिन सुबह का वक्त नेहा घर के काम में लगी हुई थी। पति सुमित के ऑफिस जाने का वक्त होगा था। नेहा ने टिफिन पैक करके दे दिया और सुमित नेहा को स्माइल देकर ऑफिस के लिए निकल गया। दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे, आंखों ही आंखों में एक दूसरे की बात समझ जाते थे। नेहा घर के काम में लग गई। अचानक से उसका सर घूमने लग गया।
उसको लगा यात्रा की थकान की वजह से है ऐसा हो रहा है, तो वो नहाने चली गई। बाथरूम में नहाते अचानक से नल का पानी बंद हो गया और फिर अपने आप चालू हो गया। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके आसपास है। उसे लगा शायद कोई भ्रम है। नहाकर बाहर आई। मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे। नेहा का सर घूमने लगा और उसको बुखार चढ़ने लगा, तो वो अपने रूम में ही लेट गई। वो उल्टे हाथ की करवट लेकर लेटी हुई थी। उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके सर में उंगलियों से बालों को सहला रहा है। वो मन ही मन खुश हुई कि यह उसकी सासू माँ कर रही है। उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। बड़ा अजीब सा अनुभव था उसके लिए। वो कुछ सोचती तभी सास उसको आवाज देते हुए वहां आ गई। सास को देखकर नेहा बोली, माँ जी, आप पहले भी आई थी? सास ने जवाब दिया, नहीं तो। क्यों, क्या हुआ? नेहा ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा ठीक है। क्या हुआ बहू, सब ठीक है ना? माँ ने पूछा। कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। सर चकरा रहा था तो लेट गई। सास ने उसके सर को हाथ लगाकर देखा तो बोली, बेटी तुझे तो बुखार है। नहीं माँ, बुखार नहीं, बस ऐसे ही शरीर टूट रहा है। लगता है यात्रा की थकान नहीं निकली है। माँ ने कहा, रुक, और जाकर थर्मामीटर ले आई और बुखार नापने लगी तो टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट था। माँ ने उसे बुखार की दवाई दे दी। शाम को सुमित आ गया तो तब तक उसका बुखार और दर्द ठीक हो गया। डिनर करने के बाद जब दोनों बेड पर गए तो नेहा सुमित की ओर पीठ करके लेट गई। सुमित ने पूछा, क्या हुआ? नेहा ने कहा, कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, मैं सो रही हूं, बोलकर मुंह दूसरी साइड करके लेटी रही। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या हुआ है, जो उसको सुमित से अलगाव सा महसूस हो रहा था। सुमित थक कर ना जाने कब सो गया। अचानक नेहा को महसूस हुआ कि कोई उन दोनों के बीच लेटा हुआ है। उसने पलटकर देखा तो उनके बीच कोई भी नहीं था, पर अब भी उसको एहसास हो रहा था कि कोई उनके बीच लेटा हुआ है। धीरे धीरे नेहा का सर भारी होने लगा। उसको ऐसा लगने लगा जैसे कोई उस पर हावी हो रहा है। उसके हाथ पैर झकझोरते जा रहे थे। वो चाह कर भी नहीं हिल पा रही थी। फिर उसको महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर दबा दिया हो। उसका दम घुट रहा था। वो चिल्लाना चाह रही थी पर चिल्ला नहीं पा रही थी। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। सुमित पास में ही लेटा हुआ था पर नेहा उसको जगा नहीं पा रही थी। नेहा के कान में एक सुरसुराहट सी हुई। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, नेहा मेरे साथ चलो। नेहा की सांस अटकने लगी थी। अचानक से नेहा के शरीर की जकदन छूट गई और वो गहरी गहरी सांसें लेकर अपने आप को संयंत्र करने लगी। उसको समझ नहीं आया कि क्या हुआ। पता नहीं लगा कब उसकी आंख लग गई। अब ये उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। सुमित के जाने के बाद उसको बुखार चढ़ने लगता और बुखार फिक्स 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता। पूरा दिन वो बिस्तर पर मरीजों की तरह पड्डेढ़ ही रहती और रात होते ही सुमित से पीठ करके लेट जाती। सुमित के जाने के बाद उसको महसूस होता कोई है जो हर पल उसके साथ रहता है। वो पीछे पलट कर देखती तो कोई नहीं होता। दिन पे दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। सुमित ने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने टाइफॉइड होने का अंदेशा जताया। जांच की तो सब टेस्ट नॉर्मल थे। सुमित के जाने के तुरंत बाद बुखार आता और उसके वापस आने से पहले उतर जाता। सुमित ने कई डॉक्टर्स बदल डाले पर किसी के भी रोग पकड़ DH नहीं आया। सारी जांच नॉर्मल आती। परेशान होकर सुमित होम्योपैथी, आयुर्वेद, घरेलू नुस्खे सब आजमा लिया पर स्थिति जस की तस बनी रही। नेहा का चिद्धापन बढ़ता जा रहा था। वो बेवजह ही सुमित से लड़ाई करती रहती और फिर अकेले में खुद ही रोती रहती। दिन पर दिन उसकी हालत खराब हो रही थी। घर में एक अजीब घटना और हुई। नेहा के कमरे के ट्यूबलाइट, बल्ब, पंखे अपने आप चलने लगते, अपने आप बंद होने लगे। रात में सब सो रहे होते तो टीवी अपने आप चालू हो जाती। सबको लगा शायद बिजली का कोई फॉल्ट है। बिजली वाले को बुलाया गया। उसने सब चेक किया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नेहा को लगातार बीमार देखकर उनके घर की नौकरानी सास से बोली, लगता है बहू रानी को किसी की नजर लग गई है। मेरी मानो तो यहाँ पास में ही एक बाबा झाधा लागते हैं, उनसे झाधा लगवा लो। शाम को सुमित आया तो माँ ने झाधा लगवाने के लिए बोला तो सुमित नाराज होने लगा। क्या माँ, आप भी इस जमाने में झाधा फूंक पर विश्वास करती हैं?
माँ ने कहा, वो बात अपनी जगह है, पर जब आराम नहीं मिल रहा है तो देखने में क्या हर्ज है। सुमित माँ की बात को टाल नहीं पाया। मंदिर पर गए तो पंडित जी ने देखते ही कह दिया, कोई ऊपरी चक्कर है। उन्होंने एक ताबीज दिया, कहा इसको हाथ पर बांध कर रखे। 2 दिन बहुत अच्छे निकले। नेहा को बुखार भी नहीं आया। दूसरे दिन नेहा और सुमित मूवी देखने चले गए। नेहा का देवर घर पर आया हुआ था। वो नेहा के कमरे में जाकर सो गया। शाम को नेहा वापस आई तो वो उनको देखते ही बोला, भाभी ये आपके कमरे में क्या आफत है? एसी अपने आप ऑन हो जाता है। मुझे लगा ऑटोमेटिक होगा तो मैंने मेन स्विच से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद देखा तो अपने आप फिर से ऑन हो गया। फिर लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। टीवी अपने आप ऑन हो रही है। मैं नहीं लेटूंगा इस कमरे में। नेहा चुप हो गई। उसने ध्यान दिया, उसका ताबीज कहीं गिर गया था। नेहा की सांस अटक गई। उस रात से फिर से वही घटनाएं नेहा के साथ घटने लगी। फिर से नेहा को बुखार आने लगा। उसको महसूस होता कोई पूरे समय उसके साथ है, जो एक पल के लिए भी उसको नहीं छोड़ देता है। नेहा ने अपनी सास को इस बारे में बताया कि मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। सास को हालात की गंभीरता का अंदाजा लग गया था। वो अगले दिन ही उन पंडित जी के पास ले गई और उनको पूरी बात बताई। तो पंडित जी ने कहा, लगता है किसी चौराहे पर इसका पैर किसी तांत्रिक क्रिया के नींबू पर पड्डियाहज गया है और कोई बुरा साया इसके ऊपर आ गया है। ये सुनकर नेहा की सास घबरा गई। पंडित जी ने कहा कि आप घबराए नहीं। पंडित जी ने मंदिर में पूजा कराई और नेहा के हाथ में एक नींबू देकर कहा कि बेटी, इसको हाथ में लेकर इस मंत्र का जाप मन ही मन करते हुए इस मंदिर की परिक्रमा करो। नेहा को डर लग रहा था। उसने परिक्रमा करना शुरू किया तो उसको महसूस हुआ कोई मंदिर के परिक्रमा मार्ग के बाहर बने झरोखे से झांक रहा है और उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। नेहा ने हिम्मत करके मंदिर की परिक्रमा पूरी कर ली। फिर पंडित जी ने उसके बाएं हाथ पर एक ताबीज बांधते हैं कहा, बेटी मैं आपको अभिमंत्रित करके एक कागज देता हूं। उसको आप अपने वस्त्रों में रखकर पूरे घर का चक्कर लगाएंगी। ये काम आपको अकेले रात को 12 बजे बाद करना है। ध्यान रखना कि कोई टोके नहीं। और हाँ, घर के हर कोने को छूना है। कैसी भी परेशानी आए रुकना नहीं है। नेहा की हालत ये सब सुनकर खराब हो गई थी। वो बहू तक घबरा गई थी, पर इन सब से बाहर निकलना भी चाहती थी। नेहा की सास ने कहा, बेटी घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगी। रात के 12 बजे थे। नेहा ने वो कागज अपने कपड़ी डीहो में रखकर घर का चक्कर लगाना शुरू किया। जैसे ही नेहा ने चक्कर लगाना शुरू किया, सारे घर की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लग गई थी। फैन, एसी सब अपने आप ऑन ऑफ होने लगे। नेहा को बहुत डर लग रहा था। उसको किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, पर उसने हिम्मत करके पूरे घर का चक्कर लगा लिया और उस कागज के साथ ही चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। रात में कोई अजीब घटना नहीं घटी। अगले दिन वो अपनी सास के साथ मंदिर गई और कागज पंडित जी को दिया। पंडित जी ने कागज खोला तो उस पर खूनी लाल रंग से किसी की रेखांकित सी तस्वीर बनी हुई थी। नेहा की सास ने देखा तो उनको समझ नहीं आया। जब नेहा ने देखा तो उसके मुंह से निकला, हे भगवान। अगले दिन वो अपनी सास के साथ मंदिर गई और कागज पंडित जी को दिया। पंडित जी ने कागज खोला तो उस पर खूनी लाल रंग से किसी की रेखांकित सी तस्वीर बनी हुई थी। नेहा की सास ने देखा तो उनको समझ नहीं आया। जब नेहा ने देखा तो उसके मुंह से निकला, हे भगवान। सास ने पूछा, क्या हुआ बेटी? माँ, याद है आपको मैं जिस दिन घर पर आई थी और आपको किसी सपने के बारे में बताया था और उस दिन हमारी बात अधूरी रह गई थी। सास ने याद करते हुए कहा, हाँ, तुम कुछ कह तो रही थी उस दिन, पर उस बात का इससे क्या संबंध है? नेहा ने पंडित जी के सामने ही स्टेशन से लेकर घर तक की हुई एक एक बात सास को बता दी। सास का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे किसी ने 10वीं क्लास के क्लास टॉपर विद्यार्थी को उसके फेल होने की खबर दे दी हो। सास का रिएक्शन देखकर नेहा रुआंसी हो गई। पंडित जी ने स्थिति को संभाला और कहा, घबराओ मत, ईश्वर सब अच्छा करेगा। पंडित जी बोले, नेहा, जो तुम्हारे साथ अब तक हुआ है उससे 100% संभावना लगती है कि ट्रेन में यात्रा करते वक्त उस आत्मा का संपर्क तुमसे हुआ है और उसको मौका मिला है
तुम्हारे जरिए अपनी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने का, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके। पंडित जी में ही कितनी बेवकूफ थी जो अपने सपने और रोज महसूस होने वाली घटनाओं को मिलान नहीं कर सकी। मुझे जब ट्रेन में सपना आया, फिर मायके में जो सपना आया, मुझे उससे समझ जाना चाहिए था कि जो साया मुझे महसूस हो रहा है वो मेरा कोई अपना ही है, जो मुझे देखकर खुद को रोक नहीं पाया। नेहा बोलती बोलती उदास हो गई। पंडित जी बोले, इस बात की 100% संभावना लगती है कि तुम्हारे सपने में आने वाला और तुमको हर रोज महसूस होने वाला इंसान एक ही हो, पर हम इसको पक्के तौर पर तभी कह सकते हैं जब इसका कोई ठोस सबूत हो। कई बार ऐसा भी होता है कि एक आत्मा के ऊपर दूसरी आत्मा हावी हो जाती है और उसको अपना गुलाम बना लेती है और उससे अपनी मर्जी से काम करवाती है। हो सकता है तुम्हें महसूस होने वाला साया तुम्हारा अपना ही हो, परंतु हम तुम्हें लेकर किसी प्रकार का रिस्क नहीं ले सकते। परंतु हमें पहले सुनिश्चित करना होगा कि वो साया और तुम्हारे सपने में आने वाला एक ही है। आत्माओं की भी अपनी अपनी शक्तियां होती हैं, वो उसी हिसाब से अपना प्रभाव दिखा सकती है। अब तक तुम्हारे साथ जो हुआ है उसको देखकर लगता है उस आत्मा ने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ अपना एहसास दिलाने की कोशिश की है। वो तुम्हें अपने आगोश में भी ले सकती थी, तुम्हारे शरीर पर कब्जा भी कर सकती थी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें उस आत्मा से कम्युनिकेट करना होगा। यह सब सुनकर नेहा डर गई और भय उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगा। सास ने देखा तो बोली, बेटी घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ईश्वर का नाम लो, सब अच्छा होगा। पंडित जी ने नेहा के बाईं भुजा पर लाल रंग के कपड़े में अखोया की जड्डेच बांध दी और कहा, बेटी हिम्मत से काम लेना, जब तक ये तुम्हारे हाथ पर बंधी है तब तक कोई भी आत्मा तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। हाँ, वो आत्मा अपनी शक्ति के हिसाब से तुमसे कम्युनिकेट जरूर कर सकती है। 3 दिन निकल गए पर नेहा के साथ ऐसी कोई अजीब घटना नहीं हुई, ना ही बुखार आया। उनको लगा कि आत्मा डर कर भाग गई है। रात का वक्त था। नेहा की सास अपने पति के लिए दूसरे कमरे से दवाई लेने गई। तभी उनको एहसास हुआ कि कोई उस कमरे में है। उन्होंने पलट कर देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। उन्होंने घबराहट में कमरे से ही आवाज लगाई, सुनते हो, आप अपनी दवाई खुद आकर ले जाओ, मुझे अजीब सा डर लग रहा है। उनकी आवाज सुनकर नेहा और उसके ससुर भागे भागे कमरे में गए तो उसकी सास को एहसास हुआ वो साया उस कमरे से गायब हो गया। सब उस कमरे से चले गए। नेहा ने अपने हाथ से वो लाल कपड़ा हटा दिया और चिल्लाकर कहा, आप चाहते क्या है? आपको जो कुछ भी चाहिए आप मुझसे कहिए, मेरे परिवार वालों को परेशान मत कीजिए। नेहा यह कहकर रोने लगी। तभी उस कमरे की ट्यूबलाइट और बल्ब अजीब तरह से जलने बुझने लगे और फिर सब सामान्य हो गया। उस आत्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी पर अपनी बात नहीं कह पाई थी। शायद वो अपने शक्ति क्षेत्र से बाहर था या ये कार्य उसकी शक्ति से बाहर था। रात का वक्त, नेहा अपने बिस्तर पर चली गई। देखा तो सुमित थके हारे घुड्डे बेचकर सो रहे थे। कुछ सोचकर नेहा ने वो लाल कपड़ा पलंग के पास में ही रखी टेबल पर रख दिया। अगर जरूरत हो तो आसानी से वो उस कपड़े को उठा सके। उसने एक बड़ा रिस्क लिया था क्योंकि सास के साथ हुई घटना ने उसको डरा दिया था और वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण उसके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई भी घटना हो। नेहा लेट गई। लगभग आधा घंटे बाद उसने महसूस किया का तापमान घट गया है और पंखा और एसी अपने आप बंद हो गया। नेहा को अंदाज लग चुका था वो साया कमरे में प्रवेश कर चुका है। उसने अपने आप को हर परिस्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लिया। उसको आज हर हाल में इस रोज रोज की आफत से बाहर निकलना था। नेहा ने महसूस किया उसका सर भारी होने लगा और उसका शरीर गर्म होने लगा था। उसने मन ही मन कहा, क्या चाहते हो आप? क्यों आप हमको परेशान कर रहे हो? नेहा का शरीर धीरे धीरे जगधरने लगा, जैसे पूरे शरीर को लकवा मार गया हो, जैसे किसी ने पूरे शरीर को किसी बड्ढी पॉलीथिन में पैक कर दिया हो। धीरे धीरे नेहा का दम घुटने लगा और उसके कानों में एक फुसफुसाती आवाज में किसी ने कहा, मेरे साथ चलो। नेहा ने मन ही मन कहा, क्या चाहते हो आप? मैं क्यों आपके साथ चलूं?
फिर से एक आवाज उसके कानों में गूंजी, मेरे साथ चलो और मुझे उनसे मिला दो। और धीरे धीरे नेहा की आंखें बंद होती चली गईं। 13 साल की एक लड़की एक अंधेरी जगह पर चली जा रही है। गौर से देखने पर उसको वहां रेल की पटरी नजर आती है। वहां वो आगे बढ़ती है तो पटरी के पास भीड़-डाच लगी हुई है। उस लड्डाचकी के वहां पहुंचते ही भीड़-डाच उस लड्डाचकी को देखने लगती है और आश्चर्यजनक तरीके से भीड़-डाच वहां से गायब हो जाती है। लड्डाचकी देखती है कि कोई आदमी अपना सर अपने घुटनों के बीच रखकर रो रहा है। पूरे वातावरण में उस आदमी के रोने की आवाज गूंज रही है। लड़की को आश्चर्य होता है, इतने सन्नाटे में अकेला आदमी बैठा क्यों रो रहा है। वो आवाज लगाती है, अंकल आप रो क्यों रहे हो। आदमी उसकी बात सुनकर और जोर जोर से रोने लगता है। वो उस आदमी के सर पर हाथ रखकर उसके बाल सहला देती है। क्या हुआ अंकल, आप ऐसे अकेले में क्यों रो रहे हो। आप अपने घर जाओ, आपके घर वाले इंतजार कर रहे होंगे अंकल। उस आदमी ने बिना सर ऊपर किए कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बेटा। मुझसे मेरा घर और घर वाले खो गए हैं। तुम मेरी एक मदद करोगी, मेरे साथ चलो और मुझे उनसे मिला दो। यह बात कहकर उस आदमी ने अपना चेहरा ऊपर किया। एक आश्चर्यजनक घटना हुई। वो लड़की अचानक ही एक युवती में परिवर्तित हो गई और उस युवती की आंखें आश्चर्यजनक रूप से फैल गईं। चाचा, आप तो मर गए थे ना, आप यहां क्या कर रहे हैं। बेटी मेरा शरीर मर गया है पर मेरी आत्मा अभी तक भटक रही है। उस आदमी ने सर झुकाकर कहा, आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझी नहीं। उस युवती ने असमंजस में कहा। उस आदमी ने कहना शुरू किया, नेहा तुम उस वक्त छोटी थी। मैंने पारिवारिक क्लेश से तंग आकर ट्रेन से कटकर जान दे दी थी। मैंने नशे में और गुस्से में आकर घर से भाग आया और एक ट्रेन में सवार हो गया। पता नहीं मुझे क्या सूझी, मैंने नशे में ही उस ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। मौके पर ही मेरी मौत हो गई। मरने के बाद मैं पटरी पर आया तो देखा ट्रेन खड्डी हुई थी और भीड़-डाच लग रही थी। भीड़-डाच को पार करके गया तो देखा मेरी ही कटी हुई लाश पड़ी हुई थी। मैंने लोगों से बात करने की कोशिश की पर कोई मुझे देख सुन नहीं पा रहा था। तब मुझे एहसास हुआ मेरा शरीर मर चुका है। मैंने गुस्से और नशे में अपना जीवन बर्बाद कर लिया था। मुझे अपने इस कृत्य पर बहुत पछतावा था। तब से ही मेरी आत्मा उस ट्रेन में भटक रही थी कि कोई मुझे सुन सके, मेरी बात को मेरे अपनों तक पहुंचा सके। हम आत्माओं की भी सीमा होती है। मैं बिना किसी के सहारे घर तक नहीं जा सकता था। मैं 10 साल से भटक रहा था और एक दिन तुम उस ट्रेन में आई। इतनी साल में, इतनी भीड़-डाच में एक तुम ही थी जिसने मुझे समझा। उस दिन स्टेशन पर तुमने मुझे महसूस किया। तुम ही वो जरिया थी जिसके सहारे में सबसे मिल सकता था, पर तुम मेरी बात को समझ नहीं पाई। मैंने समझाने की कोशिश भी की पर तुम्हें समझ नहीं आया। मजबूरन मुझे तुम्हारे साथ जाना पड़ा। वहां जाकर पता लगा तुम्हारी चाची तुम सबसे अलग कहीं दूर रह रही है। बेटी, गुस्से और नशे में मैंने अपना परिवार बर्बाद कर लिया। मैं उनसे ना मिल सका, पर अब मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मैं अब चाहता हूं तुम सब आपस में मिल जाओ बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, बस अपनी बात तुम तक पहुंचाना चाहता था। मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो जाए, मैं अपने आप चला जाऊंगा। कहकर वो आदमी धीरे धीरे से गायब हो गया। नेहा आवाज लगाती रह गई, चाचा, चाचा। आवाज सुनकर सुमित की आंख खुल गई। देखा तो नेहा पसीने में तरबतर चाचा, चाचा चिल्ला रही थी। उसने नेहा को जगाया तो नेहा को होश आया। वो कोई सपना देख रही थी। अगले दिन वो सास के साथ मंदिर गई और पंडित जी को रात की सपने वाली पूरी बात बता दी। पंडित जी ने कहा, जैसा कि तुम्हारे चाचा ने कहा है कि जब तक तुम उनके घर वालों को नहीं ढूंढ देती तब तक उनकी आत्मा भटकती रहेगी। तुम कोशिश करो उनके परिवार का पता लगाने का और तब तक ये गुग्गल की धूप घर के हर कोने में जलाओ और गायत्री मंत्र का जाप करो। रात का वक्त था। किसी ने जोर नेहा के ससुराल के घर के मुख्य द्वार को खटखटाया और दरवाजे के पास ही लगी खिड़की से झांकने लगा। नेहा पास के ही कमरे में चुपचाप खड़ी हुई थी। नेहा की सास ने दरवाजा खोल दिया पर जाली वाला गेट बंद रखा और
गेट पर खड़े आदमी को देखकर गुस्से में जोर से आवाज लगाई, क्यों आए हो यहाँ? क्यों उस लड़की को परेशान कर रहे हो? क्या हक है तुम्हारा? तुम्हारी तो भतीजी लगती है, उसकी शादी हो चुकी है, अब उसको परेशान करना बंद करो। मैं तुम्हें इस घर में अब कभी नहीं आने दूंगी कहकर गेट बंद कर दिया। सुबह नेहा की सास ने नेहा को अपना सपना सुनाया कि मैंने रात में सपने में तेरे चाचा को देखा, वो घर में घुसने की जिद कर रहे थे, पर मैंने उनको घर में घुसने नहीं दिया। नेहा की सास की आंखें उस वक्त आश्चर्य से भर गईं जब नेहा ने बताया उसने भी बिल्कुल यही सपना देखा। जब नेहा की सास ने उसके चाचा का हुलिया नेहा को बताया तो नेहा के मुंह से शब्द नहीं निकले, क्योंकि नेहा की सास उसके चाचा से कभी नहीं मिली थी और उन्होंने तो उनकी फोटो तक नहीं देखी थी। फिर भी जो हुलिया उन्होंने बताया वो बिल्कुल नेहा के चाचा के जैसा ही था। अगला दिन सुबह का वक्त था, सुमित ऑफिस जा चुका था। घर के फोन पर नेहा के भैया का फोन आया, हाल चाल लिया। तभी अचानक भैया बोले, कल एक बहुत अजीब और अच्छी बात हुई। आज ना चाची और उनके बच्चे मुझे स्टेशन पर मिले। बहुत साल बाद अचानक से ऐसे मुलाकात होगी सोचा भी नहीं था। मैंने उनका फोन नंबर ले लिया है। नेहा ने सुना तो वो सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। उसने भैया से चाची का नंबर ले लिया और थोड़ी देर बाद उसने चाची से फोन पर बात की और उनको पूरी बात बता दी। चाची बात सुनकर उदास हो गई। नेहा ने कहा, चाची एक बात समझ नहीं आई कि चाचा ने मुझसे ही संपर्क क्यों किया। चाची ने जवाब दिया, और कहा, तुम ही थी जो उनके दिल के सबसे करीब थी। वो तुम्हें अपनी बेटी से भी बढ़ कर मानते थे, जिस वजह से तुम ही उनको देख पाई। सही कह रही हैं आप, नेहा ने कहा। चाचा चाहते थे कि हम सब साथ रहें, इसलिए अब से हमेशा हमारे संपर्क में रहना। फोन काटकर नेहा अपने काम में लग गई। थकान हो गई थी तो जाकर अपने कमरे में लेट गई। उसको झपकी लग गई तो उसने देखा उसके स्वर्गीय पिता सोफे पर सामने बैठे हैं और मुस्कुराकर बोले, अब घबराने की कोई बात नहीं है नेहा, अब वो तुझे कभी परेशान नहीं करेगा। नेहा ने आंख खोली तो देखा सोफा खाली पड़ गया था, पर कमरे में एक अजीब सी महक थी जो उसको उसके पापा की याद दिलाती थी। नेहा ने यह सब लगभग 6 महीने झेला था। आज इस घटना को बीते एक लंबा वक्त गुजर चुका है और नेहा एक खुशहाल जिंदगी बिता रही है। वो जीवन में आगे बढ़ी दे चुकी है, पर आज भी उसकी यादों में ये घटना ताज़ा है। उसको आज भी ट्रेन से सफ़र करने में डर लगता है कि कहीं से फिर से कोई आवाज़ उसके कान में ना आ जाए कि नेहा मेरे साथ चलो। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए, और अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है तो हमसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।